बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भक्कर में इमरान खान साहब ने जलसा किया है और गालिबन वो लिया में जलसा करने के लिए भी जाएंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भक्कर का जलसा मैं देख चुका हूँ और कमाल जलसा था। इतनी बड़ी तादाद में लोग, यानी जो ड्रोन शॉट आया उसका, उसमें तो ऐसा लगता है कि खलकत खुदा जो है वो सारी इकट्ठी होकर वहां पे आ गई और बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा जलसा था। ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे इलेक्शन को वन साइडेड कर चुकी है। मरियम नवाज साहिबा गलियों में मोहल्लों में जलसे कर रही हैं और इमरान खान साहब खुले मैदानों में बहुत बड़े बड़े इलाकों में जलसे कर रहे हैं। तो इन जलसों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी एक तरफ अवाम का जम्मे गफीर है और हमने इस तरह से अवाम को कभी निकलते हुए ज़िमनी इंतखाबात में इससे पहले नहीं देखा। ऐसा लगता है कि टर्न आउट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून ये कोशिश करेगी कि टर्न आउट जितना कम हो उतना उनको फायदा होगा। वो कम से कम लोगों को कोशिश करेंगे कि वो बाहर निकलें। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि निकलकर वो वोट डालें। अब भक्कर के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गालिबन नवानियों का इलाका है और नवानी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हमेशा से। और इस वक्त जो वहाँ पे सईद अकबर नवानी थे वो पहले आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। वो कुछ 8 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और इन्होंने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली थी। नून लीग के इरफानुल्लाह खान न्याजी जो है वो नून लीग के उम्मीदवार थे जो इंतखाब 15,000 वोटों से हार गए थे। अब तहरीक इंसाफ ने इरफानुल्लाह खान न्याजी को टिकट दे दिया है, जबकि नून लीग ने सईद अकबर नवानी को टिकट दे दिया है। सईद अकबर नवानी 1985 से सियासत में है और 8 मरतबा रुकन असम्बली रह चुके हैं। अब ये दोनों जमातों ने एक दूसरे के बंदे को टिकट दे दिया। लेकिन यहाँ पे नवानी फैमिली हमें पहली दफा बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही है और इनके लिए ये इलेक्शन कभी इतना मुश्किल नहीं रहा था। हम ये सोच रहे थे कि ये फेवरेट रहेंगे, लेकिन भक्कर वाले जलसे ने सब कुछ उड़ा के रख दिया है। अब जबकि आखिरी दिन चल रहे हैं कैंपेन के, 3 दिन बाकी हैं, इसमें वो कितना कर सकेंगे और क्या करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फर्क डाल दिया है भक्कर वाला ये जलसा करके। और जिस तरह हमें अवाम नजर आई, जिस तरह हमें अवाम का जम्मे गफीर नजर आया, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जितने भी वोटर्स हैं वो सारे बाहर निकले हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा जलसा था। इसमें इमरान खान साहब ने खिताब भी किया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुन लें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि पीएमएलएन ये इलेक्शन हारने जा रही है, उसकी कोई निशानियां हैं वो आपके सामने में रख देता हूं। ज़िमनी इलेक्शन हमारे लोगों को फोन आता है, ज़िमनी इलेक्शन में हमारे लोगों को फोन आते हैं और वो ये कहते हैं कि जेलों में डाल देंगे और ये धमकियां वाकई दी जा रही हैं। कुछ बंदे तो जेलों में डाले भी गए हैं, कुछ लोगों को घरों से भागने पर मजबूर कर दिया गया है, पुलिस छापे मार रही है और बहुत ताकतवर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये चाहते हैं कि हम अमरीकी गुलामों को तस्लीम करें। धमकियां दी जा रही हैं, हमारे लोगों को फोन आता है, उठाकर जेलों में डाल देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि भक्कर में PP 90 के अंदर वो ये खिताब कर रहे थे, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। इतनी बड़ी तादाद में दरिया खान आने पर मैं लोगों का मशकूर हूँ। सनाउल्लाह मस्ती खेल को लोटा बनाने की पूरी कोशिश की गई मगर वो नहीं हुए। दरिया खान से भी जो MPA बनता है वो हर बार क्यों लोटा हो जाता है। इस गर्मी में दरिया खान के लोग आए, मैं सलाम पेश करता हूँ। जब इंसान का कोई किबला ना हो तो फिर वो लोटा बन जाता है। आपने लोटों को शिकस्त देनी है, आपकी ड्यूटी है कि आपने घर घर जाना है। और अमरीकी साजिश के तहत हम पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है। सियासत में 26 साल से इन चोरों का मुकाबला कर रहा हूं। ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। ये चोर 30 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमरीकी गुलामों को तस्लीम ना करें, ये चाहते हैं कि उनको तस्लीम करें। हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे लोगों को फोन आता है कि तुम्हें उठाकर जेलों में डाल देंगे। सहाफियों पर FIR कट रही हैं, मुझ पर भी FIR दर्ज की गई हैं। हजारों भी हों तो मेरी जान भी चली जाए तो चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। अमेरिका के गुलाम को वजीर आला बनाया गया है। गुलाम वजीर आजम कहता है कि हम मजबूर और भिखारी हैं, इसलिए अमेरिका की गुलामी करनी है। वजीर खारजा कहता है हम जिंदा हैं तो अमेरिका की वजह से हैं। हम इनके खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग और जिद्दोजहद कर रहे हैं। इनको तस्लीम कर लिया तो बाकी जिंदगी अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे। 32 साल से शरीफ खानदान हुक्मरानी कर रहा है। हमारा मुल्क गरीब है। ये महंगाई कम करने आए थे, चोरों ने आते ही महंगाई बढ़ा दी है। ये चोरी खत्म करने नहीं बल्कि अपने करप्शन के केसेस खत्म करने आए थे।
फिर कराची की जो बारिशें हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने जो शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो करप्शन की है, उसके ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब ने बात की, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने तनकीद की, और धांधली की पूरी तैयारी तो हो चुकी है। धांधली की तैयारी क्या है, जरा उस हवाले से भी मेरे पास कुछ खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले हुकूमत को सांस चढ़ गया है। हुकूमत को पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने बक्कर में कर दिया है, जितना बड़ा उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में कर दिया है, और जितना बड़ा जलसा उन्होंने कर दिया है लोधरा में, इन 3 जलसों ने उखाड़ दिया है PMLN को। और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपने लुटों को कैसे जिताएं। उन्हें लग रहा था कि जनूबी पंजाब में धांधली करके वो सीटें हम निकाल लेंगे, शहरी इलाकों के अंदर हमें धांधली करने का मौका कम निकलेगा, तो चलो यहाँ पे कम सीटें निकल जाएंगी। जनूबी पंजाब में दूर दराज इलाकों में धांधलियां करेंगे। अब ना लिया साथ दे रहा है, ना भक्कर साथ दे रहा है, ना झंग साथ दे रहा है, ना फैसलाबाद साथ दे रहा है, ना उनका साथ दे रहा है मुजफ्फरगढ़, और ना उनको लोधरा में कुछ मिल रहा है। खुशाब की तो वैसे ही उनकी सूरत पतली है, तो रावलपिंडी और लाहौर के अंदर वैसे ही इलेक्शन आपको पता बड़ा सामने सामने होता है मीडिया के, जबकि शेखुपुरा में PMLN की हालत वैसे ही पतली है। साहिवाल की एक सीट और लाहौर की एक सीट जो है, वहां पे PMLN मुझे कुछ बेहतर नजर आती है कि वहां पे मुकाबला कर सकते हैं, अगर तो फ्री एंड फेयर छोड़ दिया जाए। यानी एक तरफ पूरा का पूरा निजाम है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ताकतवर हल्के हैं, सारा का सारा पाकिस्तान का निजाम एक तरफ खड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। और फैसला होना है 17 जुलाई को। अवाम किस तरीके से अपना हक लेंगे, इसके लिए इमरान खान साहब ने एक पैगाम भी जारी किया है नौजवानों के नाम। उन्होंने पैगाम में कहा कि कहना चाहता हूं नौजवानों को कि 17 जुलाई को 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हकीकी आज़ादी के लिए जहाद है। मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत चोरों को मुसल्लत किया गया है। चोरों ने इक़्तिदार में आकर अपनी चोरी बचाने के लिए 1100 अरब का डाका मारा है। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है, मईशत तबाह कर दी है। सब नौजवानों को खुद भी निकलना है और आम आवाम को भी निकालना है। ये चोर सिर्फ एक तरह इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो तरीका है धांधली। हमें मिलकर धांधली को शिकस्त देनी है और इंशाल्लाह मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करना है। ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि बारिशों ने एक मरतबा सिंध और सिंध के बारे में उन्होंने बात की, वो अलग है, लेकिन नौजवानों की उन्होंने ड्यूटी लगाई है। वो पहले भी कह चुके हैं कि 10-10 नौजवान जो बहादुर और तगड़े नौजवान हैं, वो ड्यूटी देकर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। लोटों की हालत इतनी पतली है कि एक के बाद एक वजीर इस्तीफा दे रहा है। अयाज सादिक, अब सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने भी इस्तीफा दे दिया है, अवैस लगारी भी पहले इस्तीफा दे चुके हैं, और इसके अलावा दीगर भी वज़रा इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये अब 4 वजीर हो चुके हैं, सलमान रफीक, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, और उनके अलावा जनूबी पंजाब से लगारी साहब। ये लोग इस्तीफे देने के बाद अब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि अगर ये मुतहर्रिक ना हुए तो बहुत बुरी तरह PMLN पिट के हार रही है। अब ये लोग जाएंगे और इलेक्शन की इंजीनियरिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ धांधली करके, कोई ना कोई तरीकाकार इस्तेमाल करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन हराया जाए। धांधली के तरीके कौन से होंगे, इसके ऊपर कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। मैं वो चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। यहां पे एक मैं आपके सामने ट्वीट में बता देता हूं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया गया है और PP 158 का मामला है। बाकी हल्कों में भी मुबैना तौर पे ऐसे ही हो रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो पोलिंग के अफसरान हैं, उनकी जो लिस्ट अमूमन खुफिया रखी जाती है और मंजर आम पे नहीं लाई जाती, वो नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर घूम रही हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नून लीगी उम्मीदवार को दी गई हैं। पहले से बता दिया गया है कि पोलिंग का स्टाफ कौन सा होगा, पोलिंग का अमला कौन सा होगा, अफसरान कौन से होंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे। वक्त से पहले बताने का मतलब ये है कि भाई ये बंदे होंगे, आप जाके इनको मैनेज कर लें और इनको मैनेज करके आपने इलेक्शन जीतना है। इस किस्म के एलिगेशंस वो लग रहे हैं PMLN के ऊपर से तरीके लबैक की कंपेन बड़ी मजेदार है। ये एक पोस्टर मेरे सामने है और इस पोस्टर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के मैं तो हैरान रह गया कि ये किस दौर में किस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, और इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कितना आगे निकल गया। आप अभी भी इस तरह की सियासत कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान में। यानी ये आप पोस्टर देखें, उसमें क्रेन बनी हुई है जो तरीके लबैक का निशान है इंतखाबी। उस पर लिखा है कि क्या मालूम ये जिंदगी का आखिरी वोट हो, क्यों ना वोट तरीके लबैक पाकिस्तान क्रेन के निशान को देकर आखिरत संवार दी जाए। यानी अगर आप वोट डालेंगे तो उसके बदले में आपको जन्नत मिलेगी। ये तो बहुत सीधी सीधी रिश्वत है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इसका नोटिस ले सकता है, ये एक अलग चीज़ है। तरीके लबैक एक जमात है, मैं बतौर जमात उसकी इज्जत करता हूँ। तरीके लबैक को जमहूरी अंदाज में इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है, मैं इस बात की भी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि आप जब वोट हमें डालेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे,
یہ میرے خیال میں مجھے تو نامناسب لگتا ہے. اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی یہ کرے تو وہ غلط ہے اور وہ زیادتی ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں ذرا میں نے وہ کلیئر کرنی ہے، آپ کو بتانی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوالات پوچھ رہے تھے. میں عموماً سوالات کے جواب نہیں دیتا، لیکن بڑے دوستوں نے اب پوچھا تو میں جواب دے دیتا ہوں. مخالفین کے لیے تو کبھی میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ان کو کوئی جواب سمجھ نہیں آئے گا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ایک تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ میں نے وہ ویڈیو کیوں نہیں چلائی جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ 5 گھنٹے تک اگر انہوں نے مجھے آزاد نہ کیا تو میں وہ ویڈیو چلا دوں گا. دیکھیے، جس وقت مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا نا، تو میں نے پہلا رابطہ یہی کیا تھا کہ اس ویڈیو کو روک دیا جائے. وہ ویڈیو پاکستان سے باہر پڑی ہوئی ہے کسی اور ملک میں. میں چاہتا تو وہ ویڈیو چلنے دیتا، حالانکہ بڑی تھرتلی پڑی ہوئی تھی میری گرفتاری کے بعد. بے شمار لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں سید زادہ ہوں، کیا آپ میری لاج رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا آپ میری خاطر وہ ویڈیو روک دیں. تو میں نے ان سے کہا وہ ویڈیو نہیں چلے گی. میں نے ان کو یہ کہا، ان کو اس بات کا یقین آ گیا. لیکن وہ ویڈیو میں گرفتاری سے پہلے ہی روک چکا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میری گرفتاری کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میری گرفتاری پہ ویڈیو چل جانی چاہیے، اور میں نے بنائی بھی اسی لیے تھی کہ مجھے گرفتار کریں گے تو وہ ویڈیو چل جائے گی. لیکن جب میں خود والنٹیرلی گرفتاری دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یار، اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ مجھے گرفتار کر لیں، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، وہ ویڈیو نہیں چلنی چاہیے. اس ویڈیو میں نے ایک ایک شخصیت کا نام لیا جس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں، ایک ایک آدمی کا نام لیا جس نے میرے ساتھ ملاقات کی ہے. ان لوگوں کا بھی بتایا جنہوں نے مجھے انفارمیشن دی ہے، ان کا بھی بتایا جو کہتے تھے نواز شریف چور ہے، ڈاکو، اور یہ لوگ تیرے ملک کو لوٹ کر کھا جائیں گے. سارا کچھ بتایا تھا، ہر چیز اس ویڈیو میں آج بھی موجود ہے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے ملک اور میرے اداروں کے لیے نقصان دہ ہوگی. اس صورتحال میں یہ نقصان دہ ہوگی، اور اگر میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے فی الحال اور میں گرفتار ہو رہا ہوں، تو مجھے اس کے غصے کے اندر آ کے یہ ویڈیو نہیں چلانی چاہیے. چل بھی جاتی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن پاکستان کے اندر میرے کچھ لوگوں کو، کچھ اداروں کو بہت ساری چیزوں کا جواب دینا پڑنا تھا، اور بہت بڑے بڑے سوالات اکٹھے ہو جانے تھے. تو اور ان کی بڑی تضحیق ہونی تھی، بڑی بے عزتی ہونی تھی. اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ میرے اداروں کی بے عزتی ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرے اداروں کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں اور لوگوں کے نام لے لے کر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ الزامات لگے. یہ کام پی ایم ایل این نے کیا تھا. لیکن آپ یہاں سے اندازہ کریں، بلکہ آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گرفتار ہو جانے کے باوجود میں نے اپنے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالا. میرا اختلاف ہے، لڑائی نہیں ہے. ایک دفعہ بھی دوران گرفتاری میں نے پاکستان زندہ باد کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں لگایا. اور اگر کسی اور نے کوئی اور نعرہ لگایا تو میں نے اس کو گردن سے پکڑا ہے. وہاں پہ ہتھکڑیاں لگے ہونے کے باوجود، گرفتار ہونے کے باوجود میں نے گردن سے پکڑا ہے وہاں پہ کہ نہیں، میرے اداروں اور میرے ملک کے خلاف، میری ریاستی اداروں کے خلاف کوئی آدمی کوئی بات نہیں کرے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو میں نہیں کرنے دوں گا. تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو نہیں چلائی. دوسرا، کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں پولیٹیکل پارٹیوں کے جلسوں میں جا کے خطاب کرتا ہوں. تو پولیٹیکل پارٹیوں کے جلسوں میں جا کے جو خطاب کرتے ہیں نا، وہ صحافی سارے جانتے ہیں جس نے کیا ہے. احمد میر نے جا کے کیا فضل الرحمان کے جلسے میں خطاب، اس کو سلیم صافی کو مبشر لقمان نے کیا پی ٹی آئی کے جلسے میں خطاب، ڈاکٹر دانش صاحب نے کیا ان کی طارق القادری صاحب کے جلسوں میں خطاب. اور میں وکلا کے سیمینار سے خطاب کر رہا تھا. وکلا کے سیمینار ہو، اسٹوڈنٹس کے سیمینار ہوں، صحافیوں کے سیمینار ہوں، سول سوسائٹی کا پروگرام ہو، میں حاضر ہوں. ہر جگہ پہ جاتا ہوں اور جا کے بات کروں گا بطور صحافی. لیکن پولیٹیکل پارٹی کے جلسوں میں ابھی تک میں نے بات نہیں کی. تو یہ جو ایلیگیشن جنہوں نے لگایا وہ منہ دھوکے ہیں. دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب باقی صحافیوں کو مار پڑ رہی تھی تو اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی. تو ایک صحافی کو گھر میں اس کے 3 لوگوں نے مارا، اس کو نوجوان کو، مطیع اللہ جان کو اٹھا کر لے گئے، ابصار عالم کو گولی لگی. ان تینوں موقعوں پر میں نے کیا کہا تھا؟ میرے پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ میں خوش ہوتا تھا جب ان کو مار پڑتی تھی، اور میں نے کبھی مذمت بھی نہیں کی. یہ میرے پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے. تینوں کلپ نکال کے میری ٹیم نے مجھے بھیجے، ذرا سن لیں آپ. یعنی ایک تو ابصار عالم نا جن کو گولی لگی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو تندرستی دے. بڑا انفارچونیٹ ہے. صحافیوں کے اوپر ایسے اٹیک ہونا یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑا ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. احمد میر کو بھی گولیاں لگی تھیں، اور بھی صحافیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہے اس کا زبان سے جواب دیا جائے، اور یہاں آرگومنٹ ہونا چاہیے. تشدد کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، اور یہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور تشدد کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. حکومت کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور بازیاب کروانا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. مطیع اللہ جان صاحب اس حکومت کے بہت بڑے ناقدین میں سے ہیں. اس کی بہت زیادہ حکومت کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے لتے لیتے ہیں. ایسے آدمی کا غائب ہو جانا
हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है ज़ख्मी सहाफ़ी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज़्यादती हो उसके साथ खड़े हों। तो उस सहाफ़ी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफ़ी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुज़म्मत है। तो जनाब ये सुन लिया आपने, ये मैं कह रहा था उस वक्त। तो अब जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना वो डूब के मर जाए मेरे ख्याल में, या फिटे मुंह उनका। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।